एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत प्यारे से टॉपिक, बहुत छोटा सा, बहुत नन्हा सा टॉपिक जिसका नाम है रेशो प्रपोर्शन, उसका रिवीजन करने वाले हैं। ये रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पेपर पास आने वाले हैं और इसको करने के बाद आपको शायद दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये रेशियो प्रपोर्शन बहुत अच्छा टॉपिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एज अ चैप्टर नहीं, एज अ प्रैक्टिकल लाइफ में यूज के हिसाब से। तो दोस्तों, इस वन शॉट रिवीजन में हम सिर्फ ना ही रेशियो प्रपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, बल्कि मैं आपको इस टॉपिक के अंदर यह भी सिखाऊंगा कि पेपर में हर क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करना जरूरी नहीं है। आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे अपने टाइम को बचाना चाहिए, अगर आपको यह सीखना है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने बहुत प्यारे से टॉपिक जिसका नाम है रेशियो प्रपोर्शन, उसके वन शॉट का। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर मयंक अग्रवाल और मैं पिछले 18 से 20 साल से पढ़ा रहा हूं इस क्लासेस, मतलब इन मैथ्स की क्लासेस को। अब फिलहाल इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या मेन कंटेंट को देखने वाले हैं, पहले ये समझ लेते हैं। सबसे बड़ी बात, जब कभी भी आप इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे, रेशियो प्रपोर्शन का, इस वीडियो को देखेंगे तो आप पूरी वीडियो में देखेंगे कि आपको कोई भी फॉर्मूला या कोई भी शॉर्ट ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी याद करने के लिए। कोई भी फॉर्मूला नहीं चाहिए। अगर आपके पास में 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, तब भी आप इन सारे क्वेश्चंस को, इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि आप दूसरों को बता भी सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? कंप्लीट लेक्चर होगा विद रिवीजन इन वन शॉट। 100% कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिलेगी आपको। कोई भी अदर मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको। और ये जो रिवीजन लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, ये हर कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए एप्लीकेबल है। माने जितना आपने इसमें पढ़ लिया, उसके बाद आप किसी भी कंपटीशन पे चले जाइए और अगर वहां पे रेशियो प्रपोर्शन का टॉपिक है तो शायद इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, रेशियो की। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं रेशियो, और एक टॉपिक है एंड प्रपोर्शन। अगर आपको प्रपोर्शन को सही से समझना है तो सबसे पहले आपको रेशो को समझना पड़ेगा। माने ये प्रपोर्शन जो है ये टोटली लिंक करता है रेशो से। तो सबसे पहले रेशो की बात करेंगे। रेशो की बात करें तो रेशो का मतलब बेसिकली एक रिलेटिव कंपैरिजन से है। अब आप कहेंगे सर, कंपैरिजन और रिलेटिव कंपैरिजन, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन करना मतलब किसी दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में क्या करना? तुलना करना, कंपेयर करना। अच्छा, जिन दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करना चाहते हैं दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या वो सेम काइंड की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भाई। जैसे अगर मैं किसी इंसान का कंपैरिजन किसी गधे से करूंगा, किसी इंसान का कंपैरिजन किसी गधे से करूंगा, या तो गधे को बुरा लगेगा या इंसान को बुरा लगेगा। लेकिन किसी गधे का कंपैरिजन किसी गधे से करूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी इंसान का कंपैरिजन किसी इंसान से करूंगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माने जब कभी भी कंपैरिजन वर्ड आता है, हमें कभी भी तुलना करनी होती है, तो सबसे पहली जरूरी बात यह कि जिन चीजों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो सेम काइंड की और सेम यूनिट की होनी चाहिए। यूनिट का मतलब, अब जैसे मैं चॉकलेट की बात करूं, एक चॉकलेट की मैंने क्यों बोला? क्योंकि आप लोग बच्चे हो, आपको शायद ज्यादा समझ में आएगी। मैंने कहा एक चॉकलेट 5 रुपए की आती है और एक चॉकलेट जो है 20 रुपए की आती है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो भाई, 5 रुपए से ये क्या है, 15 रुपए ज्यादा है, या ये इसके 4 टाइम्स प्राइस के बराबर है। ठीक है ना? मैं कहूं ये चॉकलेट 5 रुपए की है और ये जो है 20 ग्राम की है, क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? नहीं है। माने जब कभी भी कंपैरिजन वर्ड की बात आएगी दोस्तों, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जिन चीजों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जो भी बॉडीज है, जो भी एलिमेंट्स हैं,
जिनके बीच में भी आप कंपैरिजन करना है, B1 बॉडी, B2 बॉडी, B3, कुछ भी XYZ कुछ भी हो, वो पहली बात सेम काइंड की होनी चाहिए एंड यूनिट भी सेम होनी चाहिए, माने सेम यूनिट। जिनके बीच में अभी आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो सेम काइंड की होनी चाहिए, उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, अब कंपैरिजन की बात करें दोस्तों, तो कंपैरिजन दो तरीके का होता है, जरा ध्यान दीजिएगा आगे। कंपैरिजन दो तरीके का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट कंपैरिजन और एक होता है रिलेटिव कंपैरिजन। कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन दो तरीके का होता है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट में जैसे मान लीजिए एक राम नाम का पर्सन है, इसकी एज है 45 इयर्स, ठीक है ना, और एक हरिलाल नाम का पर्सन है, इसकी एज है 15 इयर्स या 20 इयर्स। अब इनके बीच में मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं, तो एक कंपैरिजन तो यह पॉसिबल है कि जो राम है ना वो हरिलाल से 25 साल छोटा है, सॉरी बड़ा है। राम जो है वो हरिलाल से 25 साल बड़ा है, या ये कहें हरिलाल जो है वो राम से 25 साल छोटा है। माने ये कहें कि राम माइनस हरिलाल इज इक्वल्स टू 25 इयर्स, ये तो लिखेंगे आप। तो ये जो कंपैरिजन कहलाता है दोस्तों, एब्सोल्यूट कंपैरिजन कहलाता है। मतलब यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट, वो हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट। और मैं कहूं हरिलाल जो है वो राम के कितने टाइम्स के बराबर है, या हरिलाल जो है वो जो राम जो है वो हरिलाल के कितने टाइम्स के बराबर है। माने जहां पे हम विद रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट कंपैरिजन करेंगे वो तो एक एब्सोल्यूट कंपैरिजन है, लेकिन जहां पे हम विदाउट रेस्पेक्ट ऑफ कंपैरिजन करना चाहेंगे, विदाउट रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट कंपैरिजन करना चाहेंगे, वहां पे हम बात करते हैं रिलेटिव कंपैरिजन की। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे राम अपॉन हरिलाल या हरिलाल अपॉन राम, वो मर्जी आपकी है। तो राम कितना था 45, हरिलाल कितने थे सर 20, तो रेशो कितना आ गया, ये 9 जा ये 4 जा, माने राम रेशो हरिलाल इज इक्वल टू 9 रेशो 4। तो ये कंपैरिजन हो गया। अब आप कहेंगे यहां कहां कंपैरिजन है सर, है ना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। राम इज इक्वल टू, ये h को मल्टीप्लाई में ले जाइए, तो 9/4 ऑफ हरिलाल, और एक और अगर मैं उल्टा करना चाहूं तो हरिलाल इक्वल्स टू 4/9 ऑफ राम। तो ये क्या है, ये भी तो एक कंपैरिजन ही हुआ, लेकिन यहां कहीं यूनिट के रेस्पेक्ट पे बात नहीं हुई, यहां कहीं भी यूनिट के रेस्पेक्ट पे बात नहीं हुई। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेशो, ये कहलाता है रेशो। अब देखिए रेशो की कभी कोई यूनिट आएगी ही नहीं, रेशो इज ऑलवेज अ यूनिट फ्री नंबर और अ प्योर नंबर, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए जरा पढ़िए, द रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट इज नोन एज रेशो। रेशो हैज नो यूनिट ऑफ इटसेल्फ एंड कैन नेवर बी नेगेटिव। भाई कंपैरिजन नेगेटिव कैसे होगा, भाई बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। मैं अगर आपसे कहूं प्लस के 5 एप्पल दिखा सकते हो, दिखा सकते हो भाई, एक एक करके 5 एप्पल आप मेरे सामने पेश करोगे, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं माइनस के 5 एप्पल आप दिखा सकते हो, कहां से दिखाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो माइनस की चीज कायदे में एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो हम इंसानों ने बनाई है देने और लेने के लिए, जिसके ऊपर पूरी की पूरी अकाउंट्स खड़ी हुई है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब रेशियो इज यूज्ड इन सेवरल केसेस ऑफ रिलेटिव कंपैरिजन। रेशियो का यूज कई जगह दुनिया में बहुत जगह यूज किया जाता है, कहां पे, जहां कहीं भी रिलेटिव कंपैरिजन की बात होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर जैसे इसकी बात करो तो ये तो समझ में आ गया। अब इसी की जगह मैं दूसरा एक केस ले लेता हूं, थोड़ा सा समझाने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। अब अगर मैं मान लूं कि राम की एज जो है वो 15 साल और ये राम के फादर है हरिलाल, ये राम के फादर है, इनकी एज 45 साल। तो एब्सोल्यूट कंपैरिजन क्या होगा, राम के जो फादर है ना वो राम से 30 साल बड़े हैं, ये एब्सोल्यूट कंपैरिजन है। और मैं अगर रिलेटिव कंपैरिजन की बात करूंगा तो राम अपॉन फादर 15 इयर्स अपॉन 45 इयर्स, कैंसिल आउट हो गया, 1 जा 3 जा, तो राम रेशो फादर इज इक्वल टू 1 रेशो 3।
दैट इज नोन टू बी द रिलेटिव कंपैरिजन। समझ में आ गई बात? तो जहां कहीं भी रिलेटिव कंपैरिजन की बात होगी वहां पे हम कभी हमेशा किसकी बात करेंगे? रेशो की बात करेंगे। अच्छा, अगर मैं कहूं 2:3, 2:3 और मैं कहूं 4:5, इन दोनों रेशो में कौन सा रेशो बड़ा है? इन दोनों रेशो में कौन सा रेशो बड़ा है? 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3 का मतलब क्या हुआ? 0.667। और 4/5 का मतलब क्या हुआ? 0.8। मैं पूछूं कौन सी वैल्यू बड़ी? आप कहोगे 0.8, तो मतलब सीधी सीधी बात है, ये वाला रेशो बड़ा है, ये वाला रेशो छोटा है। तो कौन सा रेशो बड़ा है, कौन सा रेशो छोटा है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू डिवाइड करके निकाल लीजिए। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब अगर मैं एक एग्जांपल और पूछूं, जैसे मैं कहूं 2:1/3 रेशो 5:2/5, एक तो रेशो ये हुआ, और 3:2/7 रेशो 5:1/3, एक रेशो ये हुआ। बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? तो पहले इसे सही कर लीजिए, ये एक मिक्स नंबर है, 3 2 6 और 1 7/3 रेशो 5 5 25 और 2 27/5। तो 7/3 इसको आप एक टाइप से डिवाइड मानिए, तो डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये नंबर पलट जाता है 5/27। ठीक है ना? तो कुल मिला के वैल्यू कितनी आ गई? 35/81। अब इसको कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए, ऐसे ही ये कर लीजिए, फिर कंपेयर कर लीजिए कि कौन सा रेशो बड़ा होगा, कौन सा रेशो छोटा होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब it means if you want to find the comparison of two or more things in respect of other but in relative model, then you have to find the ratio between them। बात समझ में आ गई? जैसे अगर मैं कहूं, मान लीजिए दो क्वांटिटीज है, राम और उसकी सिस्टर है सीता, या राम या राहुल और उसकी सिस्टर है सीता, इनका रेशो दे रखा है 4:7। इसका मतलब ये 4/7। अगर मैं आपसे पूछूं कौन बड़ा होगा, तो देखिए ना, इसके सामने इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है। राहुल की एज, अगर भाई एज की बात करूं, राहुल 4 साल का तो सीता 7 साल की, राहुल 40 साल का तो सीता 70 साल की, राहुल 20 साल का, राहुल 20 साल का तो सीता 35 साल की। माने देखिए ना, हमने क्या करा, यहां पे एक कॉमन नंबर की टेबल से काटा। हमने क्या करा, यहां पे एक कॉमन नंबर की टेबल से काटा। किसकी टेबल से? 15 की टेबल से। तो भाई हो सकता हो ये भी कुछ कट के आए हो, हम डायरेक्टली बराबर नहीं मान सकते, नॉट पॉसिबल। हम ये तो कह सकते हैं कि अगर राहुल 4x होगा तो सीता 7x होगी। अब चाहे वो एज हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो कुछ भी हो, बात समझिए, चाहे पैसे कमाने वाली बात हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, जैसे बिल्कुल सेम वे में ऐसे ही मैं आपसे कहूं मिल्क और वाटर 7:2, माने एक गैलन है, इसमें मिल्क और वाटर 7:2 में, माने मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है। मिल्क अगर मैं अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं बोथ साइड, 14 लीटर होगा तो वाटर 4 लीटर होगा। मिल्क अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं बोथ साइड, तो मिल्क अगर 21 लीटर होगा तो वाटर 6 लीटर होगा। मिल्क अगर 7x होगा तो वाटर 2x होगा। ये कंपैरिजन बताता है आपको। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं फ्रैक्शन और रेशो की। फ्रैक्शन और रेशो ये दो अलग अलग चीजें हैं। फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन का मतलब a/b, और रेशो की बात करें तो a/b का मतलब a/b। यहां पे फ्रैक्शन की एक यूनिट होगी, जबकि रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होगी। फ्रैक्शन की हमेशा अपने आप में एक यूनिट होगी और रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होगी। फ्रैक्शन में ऊपर वाली क्वांटिटी को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली क्वांटिटी को कहते हैं डिनोमिनेटर। जबकि अब देखिए, रेशो अलग चीज है, फ्रैक्शन अलग चीज है। तो रेशो में ऊपर वाली क्वांटिटी को कहते हैं एंटीसीडेंट और नीचे वाली क्वांटिटी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? जरा देखिए आगे, आपके सामने प्रेजेंटेशन है। फ्रैक्शन का मतलब द पार्ट ऑफ समथिंग, और रेशो का मतलब रेशो इज अ रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स व्हिच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट। ठीक है ना? अच्छा,
अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन में ऊपर वाली क्वांटिटी को न्यूमरेटर, नीचे वाली क्वांटिटी को डिनोमिनेटर, और रेशियो में ऊपर वाली क्वांटिटी को एंटीसीडेंट, नीचे वाली क्वांटिटी को कॉन्स्क्वेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है, द रेशियो बिटवीन राम एंड हिज फादर इज 1:3, जैसे अभी कराया था। तो इसका मतलब राम अपॉन फादर इज इक्वल टू 1/3, माने राम अपॉन फादर इज इक्वल टू 1/3। तो अगर मैं राम की बात करूं, आर इक्वल टू की बात करूं, तो क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ एफ, यही लिखा हुआ है ऊपर। राम्स एज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हिज फादर्स एज। और बिल्कुल सेम वे में अब राम अपॉन फादर इज इक्वल टू 1/3, अब उल्टा कर रहा हूं, तो फादर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फादर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ राम, 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ राम। तो यहां पे क्या मिल रहा है आपको, एक कंपैरिजन ही तो मिल रहा है। तो रेशियो क्या है, रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, थोड़ा सा हम स्पीडली काम करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम लोग, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। वो कह रहा है लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल, टोटल मिक्सचर ले लिया मान लीजिए 56 लीटर का, ठीक है ना। रेशियो ले लिया हमने मिल्क अपॉन वाटर, वाटर अपॉन मिल्क की जगह वाटर ले लीजिए, अगर मान लीजिए 16 लीटर, तो मिल्क कितना होगा 40 लीटर। अब अगर आपसे मैं पूछूं मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो कितना होगा, तो 40/16, माने ये 10 जा, ये 4 जा, ये 5 जा, ये 2 जा, माने मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा 5:2 कहलाएगा। मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो क्या कहलाया जाएगा 5:2 कहलाएगा। बात समझ में आई या नहीं? अब इसको उल्टा कर लेते हैं। अब अगर आपको मान लीजिए रेशियो गिवन है, मान लीजिए आपको रेशियो गिवन है, इसको रब कर देते हैं। मान लीजिए आपको टोटल क्वांटिटी मिल्क अपॉन वो टोटल मिक्सचर दे रखा है 56 लीटर का, और मैंने कहा मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो 3:4 है। तो बताइए मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी और वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो टोटल मिक्सचर कितने लीटर का हो गया, ये 3x, ये 4x, ये कितना हो गया 7x। 7x को 56 के बराबर, तो x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8, तो मिल्क कितना हो जाएगा 24 लीटर, वाटर कितना हो जाएगा 32 लीटर। तो ये हो जाएगा 32 लीटर, ये हो जाएगा 24 लीटर। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे अभी आपको। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है जैसे आपके सामने, बहुत ध्यान से अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। क्वेश्चन हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा। कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन इज 3:5, तो पहले की एज 3x, दूसरे की एज 5x, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 18, माने इन दोनों के डिफरेंस कितना होगा 2x बराबर 18, तो x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9, तो एज हमने मानी थी 3x और 5x, माने कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45। अब वो कह रहा है देन द एज ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन इज 45 ईयर्स। ये क्वेश्चन हो गया मैथमेटिकली, ठीक है ना। अगर बाई चांस ऑप्शन दे रखे होते, तो अगर देखिए, अगर हम बात करें तो इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई कैसे? अगर हम बात करें तो उसने पूछा है द एज ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन, अगर हम 40 इयर्स एल्डेस्ट पर्सन की एज लग के चले, तो ये किसके बराबर होना चाहिए 5x के, क्योंकि छोटा यंगर कौन है 3x, एल्डेस्ट कौन है, एल्डर कौन है 5x, तो 5x के बराबर 40, तो x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यंगर की एज कितनी आ जाएगी 8 3 जा 24। अब जरा चेक करिए क्या इन दोनों का डिफरेंस 40 और 24 का डिफरेंस क्या 18 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मैथमेटिकली भी सॉल्व करना पड़ेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:5 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 64, देन द नंबर्स आर। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको दोनों नंबर गिवन है, तो मैं तो इसे मैथमेटिकली बिल्कुल सॉल्व नहीं करने वाला। भाई कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:5, पहले चेक करिए क्या इसका रेशियो 3:5 आएगा, 3 की टेबल से कट जाएगा, बिल्कुल आएगा। क्या इसका रेशियो 3:5 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या इसका आएगा? ये तो नहीं आएगा। तो यह आंसर ए, बी या डी में से कोई एक होगा। वो कह रहा है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 64, और इनकी बात कर रहा है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, माने इसका स्क्वायर कितना होगा 225, इसका स्क्वायर कितना होगा -81। क्या इनका डिफरेंस 84 आएगा? नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं है। इसका स्क्वायर कितना हुआ 100, इसका स्क्वायर कितना हुआ 36। क्या इनका डिफरेंस 64 आ रहा है? यस, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया।
आप चाहे तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ना देखिए, क्वेश्चन किस हिसाब से बात कर रहा है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन थ्री नंबर्स इज 3, 5, 11, सबसे बड़ा नंबर 11, सबसे छोटा वाला 3, माने 11x 3x, ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर का सम कितना कह रहा है 1395। तो लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, पहले तो चेक करिए, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है। अब लार्जेस्ट नंबर आपके हिसाब से कितना होना चाहिए 11x, तो 11x ये मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो नंबर्स होते 3x, 5x और 11x, माने ये हो जाता 6, 10 और 22। क्या इनके स्क्वायर का सम 1395 आएगा? मेरे हिसाब से तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं, ये हो गया 36 प्लस 100 प्लस 484, मतलब ही नहीं उठता, ठीक है ना। फिर 11 चेक करेंगे, फिर 33 चेक करेंगे। अब इसमें हमें लग रहा है टाइम, तो हम क्या करेंगे भाई, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस 121x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके रख देंगे 1395 के रख देंगे। भाई देखिए ना, कह रहा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1395, तो इनका स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121x स्क्वायर बराबर 1395। इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 130 और ये हो गया 155, तो x स्क्वायर बराबर 1395 डिवाइड बाय 55। कैलकुलेटर आपके पास है ही, जरा फटाफट से कर लीजिए, 1395 डिवाइडेड बाय 55 कितना आया, कुछ गड़बड़ हो रही है, 25 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, 121x स्क्वायर, 130, 145 होगा, यहां 45 होगा, 45, तो 1395 डिवाइडेड बाय 45, 31, 31 कैसे आ रहा है, 9, 25 और 121, 130, 155, 155 होगा ना, 155, 1395 डिवाइड बाय 155, 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3 होने का मतलब नंबर क्या होगा 33। हम यहीं पे आके देखो हार मान गए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वर्बली भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है द रेशियो बिटवीन थ्री नंबर्स इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज इतना। अब नंबर्स क्या क्या होंगे 5x, 8x, 9x। एचसीएफ माने इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है x बराबर 1440। तो वो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 5 इंटू 1440। आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस, आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। 5 इंटू 1440 7200 आएगा, आंसर हुआ नन ऑफ दिस। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया रेशो का मिल्क और वाटर वाले मिक्सिंग वाले क्वेश्चन, इसे एलिगेशन और मिक्सचर के क्वेश्चन भी बोलते हैं। इफ द रेशो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 56 लीटर इज 3:5, तो जरा जल्दी से बताइए मिल्क कितना हो जाएगा 3x, वाटर कितना हो जाएगा 5x, टोटल 8x बराबर 56, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7, तो मिल्क हो गया आपका 21 लीटर और वाटर हो गया आपका 35 लीटर। अब ये पूछ रहा है क्या इफ 7 लीटर ऑफ मिल्क बी एडेड, इसमें 7 लीटर मिल्क जोड़ दीजिए, तो मिल्क कितना हो जाएगा, ये हो गया 28 लीटर। तो वो कह रहा है देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क अपॉन वाटर का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 28/35, माने 4 जा और 5 जा, आंसर कितना आ जाएगा 4:5, आंसर हो गया सी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ रहे हैं, कैसे हमें क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व करना है। वो कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 56 लीटर इज 3:5। अब मिल्क हो गया 3x, वाटर हो गया 5x, टोटल हो गया 8x बराबर 56। देखिए लिखने में समय बीत रहा है, x की वैल्यू 7, मिल्क हो गया 21, वाटर हो गया 35। आगे वो कह रहा है 7 लीटर ऑफ मिल्क, 7 लीटर मिल्क और 5 लीटर वाटर जोड़ दिया, तो 28/40, ये 7 की टेबल से चला गया, उससे वो 4 की टेबल से 7 जा और ये 10 जा, 7:10, आंसर दिस। बात खत्म हो गई। करने का तरीका समझिए, करने का तरीका समझिए। देखिए मिल्क हो गया 3x, वाटर हो गया 5x, टोटल हो गया 8x बराबर 56, x की वैल्यू 7, मिल्क और वाटर पता कर लिया, जो जो ऐड करने को कहा वो ऐड कर दिया, नया रेशियो निकल आया, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वो कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 56 लीटर इज 3:5, तो मिल्क हो गया 21, वाटर हो गया 40। आगे बढ़े, इफ 7 लीटर ऑफ मिक्सचर बी ड्रॉन फ्रॉम द गैलन, माने इस गैलन में से 7 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला। बेटा तो जो 7 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा? जो पहले था वही तो होगा। जैसे मम्मी घर में कप में चाय बना के सबको देती है, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी कप में चाय ज्यादा हो, वो दूध ज्यादा होगा और पानी कम होगा, और किसी कप में पानी कम होगा और दूध ज्यादा होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। सब जगह रेशो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वो कह रहा है बी ड्रॉन फ्रॉम द गैलन देन द न्यू रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज सेम, कोई चेंजेस नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, वो कह रहा है इफ द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 356 लीटर इज 3:5, then the what quantity of milk be added to become the ratio 5:3। अब देखिए क्वेश्चन उल्टा, उसने पूछ लिया मिल्क की क्या क्वांटिटी ऐड करें। तो पहले मिल्क हो गया 21, वाटर हो गया कितना 35, ये हो गया। अब वो कह रहा है देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बी एडेड, मान लीजिए हमने इसमें x जोड़ दिया, सो दैट द रेशियो बिकम्स 3:5। तो एक तो मैथमेटिकली ये है कि 21 प्लस x अपॉन 35 बराबर 5:3, तो ये हो गया 63, ये हो जाएगा 175, और में से 163 किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 175 माइनस 63 डिवाइडेड बाय 3, 37.33, 112 डिवाइड बाय 3, ये बी वाला आंसर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 56 लीटर इज 9:5, चेंज कर दिया। तो मिल्क हो गया 9x, वाटर हो गया 5x, टोटल हो गया 14x बराबर 56, x की वैल्यू 4, मिल्क हो गया 9 4 जा 36, वाटर हो गया 9 4 5 जा 20, ये कहानी खत्म। वो कह रहा है देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर बी एडेड, अब वाटर ऐड करना है, तो 36 अपॉन 20 प्लस x, न्यू रेशियो इज 1:2, तो ये हो जाएगा 72 माइनस 20, 52 अपॉन 2, माने दैट इज इक्वल्स टू 26 लीटर। नहीं 52 ही आएगा, सही है। कैसे करा? 2 6 36 72 और 21 20, तो माइनस 20 हो जाएगा, कितना बचेगा 52, और यहां पे x ही बचा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 52। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको फास्ट करनी ही पड़ेगी, और चाहे तो ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर आर सम कॉइन्स ऑफ 25 पैसे 50 पैसे इन द रेशियो 8:5, ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर बहुत पूछा जाता है। तो 25 पैसे के कॉइन मान लिया हमने 8x, ये 8x क्या है? कॉइन्स है, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू हमेशा देखिए ना, एक कॉइन की वैल्यू कितनी है? 25 पैसे, तो 8x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी? तो 25 इंटू 8x बने कितना आ जाएगा? 200x पैसे। हमेशा वैल्यू अलग से निकाला करिए। 50 पैसे के कितने कॉइन्स है? 50 पैसे के कॉइन है 5x कॉइन्स है। जरा एक कॉइन की वैल्यू बताइए, एक कॉइन की वैल्यू कितनी है? 50 पैसे, तो 5x कॉइन की वैल्यू कितनी होगी? 250x पैसे। जोड़ लीजिए 450x। अब जरा देखिए द टोटल मनी इन द बैग इज 1170, माने इसको 11700 पैसे के बराबर। क्यों? क्योंकि ये रुपीस में कन्वर्ट है, यहां हमारा जो भी निकल रहा है ये पैसे में निकल रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11700 डिवाइडेड बाय 450, x की वैल्यू 26, x की वैल्यू 26। तो आपसे पूछा है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो 5 इंटू 26 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 130 कॉइन्स। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे क्वेश्चन सेम एक जैसे होने, अब इन्होंने ऑप्शन दे दिए तो कोई बात ही नहीं, हमने आंसर निकाल ही दिया। नेक्स्ट, इफ आनंद अर्न ₹45 इन 5 आवर्स, तो आनंद एंड वाइल प्रवीण अर्न ₹19 10 आवर्स, तो विच इज मोर प्रोडक्टिव? तो कौन ज्यादा प्रोडक्टिव है? तो हम क्या करेंगे, इनका रिलेटिव कंपैरिजन निकालना, तो पहले तो यूनिट सेम कर लेना, क्योंकि ये 45 रुपए कमाता है 5 घंटे में, ये 90 रुपए कमाता है 10 घंटे में। तो आनंद कितने कमाएगा भाई? 1 घंटे में कितने कमाएगा? 45/5 माने ₹9 पर आवर।
और प्रमोद कितने कमाएगा? ₹90 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू ₹9 पर आवर। ठीक है ना, दोनों की इनकम क्या है? सेम है। तो कोई ज्यादा, दोनों प्रोडक्टिव इक्वल, दोनों क्या है? इक्वल प्रोडक्टिव है। दोनों में से कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा कमाता कोई कम कमाता, दोनों क्या है? इक्वल प्रोडक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंपनी रिड्यूसेस इट्स नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 8:5 while the increase their wages in the ratio 5:16 then what is the effect on the total wages? तो ये बताइए टोटल वेजेस का मतलब किससे है? टोटल वेज माने टोटल कितना खर्चा होता है। तो ये डिपेंड करता है ना कि आपके पास कितने नंबर ऑफ वर्कर हैं और आप उन्हें कितने वेज दे रहे हैं, माने कितने रुपए सैलरी दे रहे हैं और कितने आपके पास इतने वर्कर हैं। तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वेजेस इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स। तो कभी भी टोटल वेज की बात करें तो अब जो एक बार बताइए, इसका जो रेशो होगा, रेशो ऑफ टोटल वेजेस ऑलवेज इक्वल टू रेशो ऑफ वेजेस इनटू रेशो ऑफ नंबर ऑफ वेजेस होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करें, इन दोनों रेशो को मल्टीप्लाई कर दें। 8:5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 5/16। ये कैंसिल, ये 1 जा ये 2 जा, माने क्या हो जाएगा? 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर ये 1x रुपीस देता था टोटल में, तो अब 2x रुपीस देगा, माने अब खर्चा क्या हो गया? बढ़ गया। देखिए हर जगह आप रिलेटिव कंपैरिजन की ही बात करेंगे, चाहे आप क्वेश्चन में कुछ भी कर लीजिए, रेशो का मतलब ही रिलेटिव कंपैरिजन से है। आगे बात करते हैं, कॉन्टिन्यू रेशो की बात करें। अब कॉन्टिन्यू रेशो का मतलब क्या हुआ? जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं A:B बराबर 2:3 है और मैं कहूं B:C बराबर 3:5 है, तो मैं बताऊं, मैं आपसे पूछूं तीनों का क्या कंबाइन पॉसिबल है? कॉन्टिन्यू पॉसिबल है? ABC तीनों का कंबाइन पॉसिबल है? तो सबसे पहले देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्या है कॉमन? यहाँ पे B, यहां B कितना है? 3, और यहां भी B कितना है? 3, माने दोनों सेम आइडेंटिकल पोजीशन में है, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो रेशो क्या हो जाएगा? 2:3:5। तो रेशो क्या हो जाएगा? 2:3:5। लेकिन अगर बाई चांस आपके दिमाग में आए कि यहां सर 4 होता तब, तो सर इन दोनों को बराबर करते ना। कैसे बराबर करेंगे? कैसे बराबर करेंगे? हम क्या करें, इधर इंटू 4 कर दें और यहां इंटू 3 कर दें। भाई ये एक रिलेटिव कंपैरिजन है, तो प्लस और माइनस तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये एक रिलेटिव कंपैरिजन है तो प्लस माइनस तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड तो पॉसिबल हो सकता है ना। अब देखिए ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, तो A:B:C क्या हो जाएगा? 8, भाई ये 8 बन गया। रेशो 12 रेशो 15। बात समझ में आ गई या नहीं है? क्लियर हो गई बात? चलिए तो दोस्तों अब आगे की बात करते हैं। मान लीजिए इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ A:B is 2:3, B:C is 4:7, then find A plus B upon B plus C equals to what? ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है A:C बताइए, ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इन दोनों में कॉमन क्वांटिटी क्या है? सर यहां भी है, यहां भी है, माने इसे लिखेंगे A/B इज इक्वल टू 2/3 और इसे लिखेंगे B/C इज इक्वल टू 4/7। इसमें B की वैल्यू 3, इसमें B की वैल्यू 4। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें? इंटू 3 कर दे और यहां इंटू 4 कर दे, तो A:B:C माने कंबाइंड रेशो क्या निकल आएगा? इसका कॉन्टिन्यू रेशो क्या निकल आएगा? 8:12:21। अब ये याद रखिएगा दोस्तों कि कभी भी आपको रेशो गिवन हो और आपसे जो पूछा गया वो भी एक रेशो, तो आप डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। मतलब A की जगह आप सीधे सीधे क्या लगा देंगे? 8, B की जगह 12 और C की जगह 18, वो 21 जरा लगा दीजिए। तो 8 + 12 हुआ 20 और B + C 12 + 21 हुआ 33। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20:33। अच्छा A:C क्या निकल आएगा? डायरेक्ट ये निकल आएगा 8:21। चाहे तो इस सेकंड वाले पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते थे कि A/B बराबर आपको 2/3 दे रखा है
और b अपॉन c बराबर आपको 4/7 दे रखा है। तो इन दोनों में b कॉमन है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो a अपॉन b इंटू b अपॉन c कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 4/7। b से b कैंसिल, तो ये आंसर देखिए सेम आ गया 8:21 जो हमने वहां निकाला था। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को वर्बली कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर बाई चांस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि इफ a/2 बराबर b/3 बराबर c/7, तो जरा ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं a/b/c कितना होगा, तो मैंने इक्वल टू k मान लिया, तो a की वैल्यू 2k, b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू 7k लगा सकता हूं। तो रेशो कितना आ जाएगा 2:3:7 आ जाएगा। भाई k तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो a/b/c कितना आ गया 2:3:7 आ गया। मतलब मैं चाहूं तो डायरेक्ट देख सकता हूं कि अगर a/2 बराबर b/3 बराबर c/7, तो a/b/c क्या होगा 2:3:7 होगा। ठीक है ना। अगर इसी तरीके से मैं आपको कहूं 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 3c/5, और मैं आपसे पूछूं a/b/c बताइए, तो क्या करेंगे 2/3 का उल्टा 3/2, 3/4 का उल्टा 4/3, 3/5 का उल्टा 5/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आया 6, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10। तो इस 6 को काट दीजिए, तो रेशो कितना आ जाएगा 9:8:10। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम सीधे सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना, जरा जल्दी से देखिए, a/b गिवन है, आपसे ये वैल्यू पूछा है। जरा ध्यान से देखिए, जो पूछा गया वो भी एक रेशो है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं। माने a की जगह हम 3 और b की जगह 4 पुट कर दे, तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 2 जा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, माने ये हो जाएगा 18:25। 18:25 का मतलब आंसर हो गया ए। अब ये देखिए, इफ x/y इज इक्वल टू 3:4, और जो पूछा गया वो भी एक रेशो है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। माने x की जगह 3 और y की जगह 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 जा 36 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, माने ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 84। अब x का क्यूब 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का क्यूब 64, ये हो जाएगा 91। ठीक है ना। तो कुल मिला के कितना आ गया 84:91। ये किसकी टेबल से जाएगा सर, ये किसकी टेबल से जाएगा, ये जाएगा आपका 7 की टेबल से। 7 1 जा और 2 जा और 13 जा, आंसर आ गया 12:13। ये वाला थर्ड वाले इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर क्वेश्चन फिर दोबारा वही है, रेशो गिवन है, रेशो गिवन है और जो पूछा गया है वो भी एक रेशो है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। जरा फटाफट से लगाना शुरू कर दीजिए। p की जगह 2, q की जगह 3, तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और 10 2 जा 20 और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। अभी y से x और y से मल्टीप्लाई करनी रहेगी 4 और 5, तो ये 10 इंटू 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 40 और 9 इंटू 5 कर देंगे ये हो जाएगा 45। ये हो जाएगा टोटल मिला के 85 रेशो। अब 20 इंटू 4 माने 80 और 12 इंटू 5 माने 60, ये कितना हो जाएगा 140। अब जरा इसका रेशो निकालिए, 5 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 17:28। 17:28 माने ये वाला सेकंड वाला इसका आंसर हो गया। ऐसे ही रेशो के बिना रेशो पूछा है तो डायरेक्ट वैल्यू निकल सकती है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी सर ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 15 इंटू 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7pq, तो p रेशो क्यू पूछा है। अब जरा ध्यान से इस स्टेटमेंट को अगर देखें तो 15 इंटू 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7pq है। अगर मैं इस pq को अपॉन में ले आऊं तो 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल अपॉन pq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/15। इस 15 को अपॉन में ले गया, इस 7 को इस pq को उठा के इधर ले आया। तो देखा जाए मुझे ये एक रेशो गिवन है, देखा जाए मुझे एक ये रेशो गिवन है और जो पूछा है वो भी रेशो है, तो मैं उल्टा काम भी कर सकता हूं, ये रेशो इसके अंदर पुट करके देख लूं, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर। माने p की जगह 5 और q की जगह 6 पुट करके देखो इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25
-6 का स्क्वायर 36, और 5 इंटू 6 कितना हुआ 30, तो ये तो हो गया 25 दूनी 50 में से 36 गया बच्चा 14/30, माने कितना हो जाएगा 7/15। क्या यही रेशो आ रहा है? यस, यही रेशो आ रहा है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो गया? ए। अगर ये नहीं आता तो आप दूसरा ऑप्शन चेक करते, अगर ये नहीं आता तो आप दूसरा ऑप्शन चेक करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, वो कह रहा है एक्स वाई जेड टुगेदर स्टार्ट्स अ बिजनेस, इफ एक्स इन्वेस्ट 3 times as much as y, माने x इन्वेस्ट 3 times as much as y। पहली बात ये हो गई, एंड 2/3 ऑफ व्हाट z इन्वेस्ट, ठीक है ना, एंड 2/3 माने दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ व्हाट z इन्वेस्ट, ठीक है ना। तो वो कह रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो जरा ध्यान से देखिए, इस 3 को अगर हम ले जाए मल्टीप्लाई में, तो यहां पे ये हो जाएगा इक्वल टू के मान लीजिए, सबसे बढ़िया इक्वल टू क्या मान लीजिए के, तो ये हो जाएगा x बराबर k, तो y बराबर k/3 और z बराबर 3k/2। x, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ ले। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड टुगेदर स्टार्ट्स अ बिजनेस, इफ एक्स इन्वेस्ट 3 times as much as y इन्वेस्ट एंड 2/3 ऑफ व्हाट z इन्वेस्ट, माने x का रिलेशन बाकी तीनों से गिवन है। अगर हम कहें तो जरा ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िए, x इन्वेस्ट 3 times as much as y, x इन्वेस्ट 3 times as much as y and 2/3 of what z invest, and that is equals to 2/3 of what z invest। ये हो गया। अगर मैं यहां एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आएगा 3, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 9y इक्वल्स टू 2z। ये 3 को कैंसिल कर दिया। अब रेशो क्या बनेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। रेशो क्या होगा, x रेशो y रेशो z क्या होगा। हाँ जी, यहां पे देखिए 3x/1 है तो ये हो जाएगा 1/3, उल्टा होता है हमेशा। ये 9y/1 है तो ये 1/9, और ये 2/1 है तो ये हो जाएगा 1/2। इसका एलसीएम आ गया 18, ठीक है ना। तो 3 6 18, 9 2 18 और 2 9 18, तो रेशो आएगा 6:2:9। कहीं गिवन है? नहीं है सर, ये क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ दीज होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर फिर वही रेशो गिवन है, रेशो गिवन है, रेशो गिवन है, ए रेशो डी। अब जरा ध्यान से देखिए, a/b, फिर उसके बाद b/c, फिर उसके बाद c/d। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b से b, c से c, माने कुल मिला के क्या बचेगा? a रेशो d, वही तो हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। काटा पीटी जो हो सके काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 16:35, 16:35, ये वाला आंसर हो गया। हाँ जी सर। अब a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a गिवन है, और a प्लस b प्लस c की वैल्यू गिवन है। a रेशो b रेशो c पूछ रहा है, तो बेटा एक बात बताओ, रेशो गिवन है और जो पूछा है वो भी एक रेशो है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां से ऑप्शन से पुट करके देखिए, जो इस रेशो को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। माने a की जगह पहले अगर हम ऑप्शन लेते तो a की जगह 5, b की जगह 4 और c की जगह 3 पुट करके देखिए इसमें, तो 5 + 4 कितना हुआ 9, b + c 4 + 3 कितना हुआ 7, और c + a 3 + 5 कितना हुआ 8। क्या रेशो है? नहीं, 7:8:9 है, तो आंसर ए नहीं होगा। दूसरा चेक करिए, 4 + 3 7, 3 + 5 8 और 5 + 4 9। यस, सेटिस्फाई करा, तो आंसर क्या होगा? 4:3:5 होगा। याद रखिएगा, जब कभी भी रेशो गिवन हो और रेशो पूछा हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। पुट करके आप आंसर को, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हैं। हाँ जी, रेशो गिवन है, रेशो पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी। रेशो गिवन है, रेशो पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे की बात करते हैं। a रेशो b, b रेशो c, c रेशो d। अब देखिए जरा, अब आपसे कंटिन्यू रेशो पूछा है, a रेशो b रेशो c रेशो d पूछा गया है। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, a/b कितना है? 5/3, b/c कितना है? 6/7, c/d कितना है? 14/9। सबसे पहले तो इन दोनों में क्या कॉमन? b,
तो यहां पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें तो काम बन जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा 5/6 और ये 6 पहले से है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सी। यहां सी कितना है, 7, तो यहां करेंगे इंटू 2 तो 14 में कन्वर्ट हो जाएगा, माने ये 14/9 तो रहेगा, और ये हो जाएगा अपॉन में 14, ये ऊपर हो गया 12। लेकिन अब ये 12 तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा 10/12। माने कुल मिला के A रेशो B रेशो C रेशो D। जरा ध्यान से देखिए, यहां दोनों B क्या हो गए, सेम, यहां दोनों C क्या हो गए, सेम, तो रेशो क्या हो जाएगा, 10/12/14/9। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 करेंगे, सही तो है, 5×2 = 10। अच्छा पहले से ही 10 था, 10×2 = 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20/12/14/9, माने डी इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, अब बात करते हैं कंपाउंड रेशो के बारे में। कंपाउंड रेशो का मतलब क्या होता है, जब सभी रेशो को कई सारे रेशोस को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो जो फाइनल रेशो निकल के आता है उसे बोलते हैं कंपाउंड रेशो। अच्छा, जब रेशो को मिक्स करेंगे तो ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई, भाई रेशो किस पे बेस्ड है, रिलेटिव कंपैरिजन पे बेस्ड है, तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब बहुत सारे रेशो को आपको कंपाउंड करना हो, मिक्स करना हो, तो वहां उन सभी रेशो की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उससे पहले रेशो के कुछ टाइप होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं A रेशो B, इसका इनवर्स की बात करूं तो इसका इनवर्स क्या होगा, B रेशो A। इनवर्स का मतलब उल्टा, ये लिखा हुआ है, कहां गया, द इनवर्स रेशो ऑफ A रेशो B इज B रेशो A। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 2 रेशो ऑफ A रेशो B एंड C रेशो D, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो A इंटू C रेशो B इंटू D। अच्छा, कंपाउंड रेशो में अगर हम बात करें डुप्लीकेट रेशो की, माने रेशो के टाइप में A रेशो B का डुप्लीकेट, माने डुप्लीकेट ऑफ A रेशो B क्या होगा, A² रेशो B²। ऐसे ट्रिप्लीकेट ऑफ A रेशो B क्या होगा, A³ रेशो B³। ठीक है ना। ऐसे ही सब डुप्लीकेट ऑफ A रेशो B क्या होगा, √A/B। और सब ट्रिप्लीकेट में क्या आ जाएगा, क्यूब रूट, ये छोटा सा 3 है यहां लगा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ A रेशो क्यूब रूट ऑफ B। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ A रेशो B इज सब डुप्लीकेट ऑफ A माइनस एक्स रेशो B माइनस एक्स, देन फाइंड x। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A रेशो B, A/B इज सब डुप्लीकेट ऑफ A माइनस एक्स रेशो B माइनस एक्स, ये है। अब इस स्क्वायर रूट को अगर हटाना है तो बोथ साइड क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग। तो ये हो जाएगा A²/B² इज इक्वल्स टू A माइनस एक्स रेशो B माइनस एक्स। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A² B माइनस A² x बराबर, ये B² होगा तो B² A माइनस B² x। x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे, x से रिलेटेड क्वांटिटी एक तरफ, बाकी क्वांटिटी एक तरफ, माने इसको उठा के इधर ले जाइए, इसको उठा के इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा A² B माइनस B² A, और ये हो जाएगा A² x माइनस B² x। कॉमन क्या आएगा, x। क्या जो इसमें कॉमन क्या आया, AB, क्या बचेगा, A माइनस B। नीचे क्या आएगा, A² माइनस B² विच इज इक्वल टू A माइनस B और A प्लस B। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या बच गया, AB/A प्लस B। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल सकते हैं। हाँ जी सर, द रेशो कंपाउंडेड ऑफ, इन सबका कंपाउंड रेशो निकालना है, तो 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10। इसमें तो हम मायरे काटा पीटी में, 5×2 = 10, 2 से 2, और 4×2 = 8, 2×3 = 6, 3×3 = 9, आंसर आ गया 1:1। द सब डुप्लीकेट ऑफ दिस, इसका सब डुप्लीकेट माने √25/36, 5/6। हाँ जी सर, द डुप्लीकेट ऑफ 3:4 माने 3/4 का होल स्क्वायर, 9/16। द ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, 2/3 का होल क्यूब,
ये हो जाएगा 8/27। नेक्स्ट, द सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 8:27। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो आंसर आ गया 2:3। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, इसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? 9/16। 9 से 9 4 1 जा, ये 4 जा, आंसर आ गया 1:4। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 माने 9/16 एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। ट्रिप्लीकेट 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 और 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 एंड 9/7। तो 9/7 का यहां ट्रिप्लीकेट नहीं होगा, यहां 9/7 का ट्रिप्लीकेट नहीं होगा। यहां जो एंड है वो लास्ट वाले वर्ड के लिए आया है, लास्ट वाले नंबर के लिए आया है, ठीक है ना। तो 9 से 9 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9 3 जा 27, आंसर आ गया 2:21। सी इज द आंसर। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5, 9/7, ट्रिप्लीकेट ऑफ 3:4 माने 27/64 एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 माने 8/27 इज, पूछ रहा है तो 27 से 27, 8 8 जा कट गया, ठीक है ना। 4 2 जा 8 कट गया, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है सर। 9:7 5 जा 35, 2 जा 70, 9:70। डी इज द आंसर। 9:70 का मतलब डी इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, रेशो गिवन है, रेशो पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है इफ p रेशो q इज द सब डुप्लीकेट ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर रेशो q माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने अभी आपको कराया था। इफ p रेशो q इज द सब डुप्लीकेट ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर रेशो q माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए, इस रूट को अगर हटाना है तो बोथ साइड क्या करनी पड़ेगी? स्क्वायरिंग। तो यहां काट के इसे स्क्वायर कर दे और हाथों हाथ क्या कर दे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आपको देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स स्क्वायर की। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको उठा के इधर ले जाए तो इन दोनों में क्या कॉमन? एक्स स्क्वायर। जो बचेगा वो डिवाइड में जाएगा, क्या जाएगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव था इधर जाके पॉजिटिव हो गया होगा। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये लिख दिया। अब बाकी ये वाली क्वांटिटी उठ के इधर जाएगी, तो इन दोनों में क्या कॉमन? पी क्यू। क्या बचेगा? पी माइनस क्यू। अब इसे काट के लिख सकते हैं पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। तो पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, आंसर हो गया ये वाला, सी वाला। नेक्स्ट, इफ 2s रेशियो 3t माने 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट माने इसका स्क्वायर 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp। आप कहेंगे ये कहां से आ गया? सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, इसमें भी लगेगा तो 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6tp। अब क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 18st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर माइनस 12stp इज इक्वल्स टू 12s स्क्वायर टी प्लस 3tp स्क्वायर माइनस 4stp, वो सॉरी 12stp। ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए जरा, वैल्यू दे रखी है पी स्क्वायर की टर्म में, माने पी से रिलेटेड क्वांटिटी एक तरफ, बाकी क्वांटिटी एक तरफ। तो इसको उठा के इधर ले आ रहे हैं। इन दोनों में क्या कॉमन? इन दोनों में क्या कॉमन? पी स्क्वायर। जो बचेगा वो डिवाइड में जाएगा, क्या जाएगा? 2s माइनस 3t। अच्छा, अब इसको उठा के इस साइड में ले जा रहे हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन? 6 और st। क्या बचेगा? 2s माइनस 3t। ये कैंसिल आउट, तो पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 6st। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:7:11। तो इसमें ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्या इसका रेशियो 2:7:11 आ रहा है? नहीं भाई, एंगल ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होना चाहिए
और ये जो रेशो कह रहा है ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले तो इसका एंगल का सम 180 आ रहा है बिल्कुल, लेकिन रेशो 2:7:9 आएगा इसका, तो ये तो नहीं है हमारा रेशो तो 2:7:11 है। इसका रेशो आएगा 3:7:8, तो ये भी नहीं है। इसका रेशो आएगा 18, 63 और 99, 9 की टेबल से कट रहा है भाई। 18, 63 और 99, 9 की टेबल से कट रहा है। 2 जा 7 जा और 11 जा। क्या रेशो 2:7:11 है? यस। क्या इनका सम 180 है? यस। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो कुछ क्वेश्चन को आप वर्बली भी सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज इफ देयर बी द नंबर ऑफ द रेशियो 15:11 एंड 22:25। टोटल वेजेस में क्या चेंजेस आएंगे? तो क्या करें, इन दोनों रेशो को क्या कर दें, मल्टीप्लाई 15/11 इंटू 22/25। 11 2 जा, ये 3 जा, ये 5 जा, रेशो आ गया 6:5। माने पहले से अगर 6 रुपए देने पड़ते थे तो अब इसे 5 रुपए देने पड़े, माने टोटल वेजेस में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म दिस रिड्यूसेस टू 1:4। ऐसा कौन सा नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें दोनों में से जिससे 1:4 में कन्वर्ट हो जाए? अगर हम 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 19 में से 15 गए 4 और 31 में 15 गए 16। क्या ये रेशो 1:4 आएगा? बिल्कुल आ रहा है, देख लो 4 की टेबल से कट जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हुआ? ए हुआ। माने हमने यहां कोई मैथमेटिक्स की क्वेश्चन बनाए नहीं, हमने इसे वर्बली सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PQR are 3 cities. The ratio of average temperature of P and Q is 11:12. P upon Q दे रखा है 11/12, and that between P and R, और P और R का रेशियो कितना गिवन है आपको? 9/8। आपसे पूछा है Q रेशियो R। अब जरा देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? P कॉमन है। तो हम एक काम करें, हमें Q ऊपर चाहिए, इसको पलट ले तो Q अपॉन P और इसको मल्टीप्लाई कर दे इंटू P अपॉन R। तो P से P कैंसिल होके हमारे पास क्या आएगा? Q रेशियो R निकल के आएगा। अब जरा वैल्यू भी लगा दीजिए, इसको पलटा था हमने तो 12/11 इंटू 9/8। ये 4 की टेबल से 3 जा, ये 2 जा, ये हो जाएगा 27:22। B is the answer. 27:22, B is the answer. The ratio of two quantities is 3:4. If the antecedent is 15, माने क्वांटिटीज होंगी 3x और 4x। 3x माने ऊपर वाली क्वांटिटी किसके बराबर? 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू 5, तो कॉन्स्क्वेंट कितना हो जाएगा? 20। कॉन्स्क्वेंट कितना हो जाएगा? 20। बात खत्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो कह रहा है द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन दे आर इन द रेशियो 3:5। द नंबर्स आर, अब देखिए दोनों नंबर्स गिवन है। सबसे पहले कह रहा है द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। क्या इसका रेशियो 2:3 आएगा? वो कह रहा है इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, हर एक में से 4 घटाओ, तो 16 में से 4 गए 12 और 24 में से 4 गए 20। क्या इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 4 की टेबल से कट जाएगा, 3:5 हो जाएगा। यस। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए हो गया। क्वेश्चन करने का तरीका समझिए। कह रहा है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। माने S1 अपॉन S2 बराबर 7/8 है। माने 7x 8x, इतने किलोमीटर पर आवर, इतने किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन क्या हो जाएगी भाई? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, माने 400/5 माने 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे हिसाब से सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या है? 8x के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 70 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ द सैलरी ऑफ P, तो आपको समझ में आ गया। तो रेशो के हमने कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन आप चाहे तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास बुक्स अवेलेबल है और नीचे दिए हुए नोट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं प्रपोर्शन के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रपोर्शन के बारे में। प्रपोर्शन, मैंने आपको कहा था कि अगर आप रेशो को सही से समझ लेंगे तो प्रपोर्शन में कुछ नहीं है। प्रपोर्शन का मतलब द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, द इक्वालिटी ऑफ टू और मोर रेशोज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन।
अगर किन्हीं दो क्वांटिटी का रेशो किन्हीं दो क्वांटिटी के रेशो के बराबर होगा तो वो सभी क्वांटिटी प्रपोर्शन में कहलाएगी। मतलब जैसे अगर हम कहें कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो ये ए बी सी डी ये चारों क्वांटिटी किसमें कहलाएंगी? प्रपोर्शन में। किसमें कहलाएंगी? प्रपोर्शन में। जैसे जैसे अगर मैं कहूं 2:7 या मैं कहूं 20:70, तो ये दोनों रेशो बराबर है? बिल्कुल है। 2/7 इज इक्वल टू 20/70। तो हम कह सकते हैं 2, 7, 20, 70 आर इन प्रपोर्शन। आर इन प्रपोर्शन। बात समझ में आ गई? अगर किन्हीं दो क्वांटिटी का रेशो किन्हीं दो क्वांटिटी के रेशो के बराबर होगा तो हमेशा चारों क्वांटिटी किसमें कहलाएंगी? प्रपोर्शन में। माने A/B इज इक्वल टू C/D, देन ABCD आर इन प्रपोर्शन। यहां A कहलाएगा फर्स्ट प्रपोर्शन, B कहलाएगा सेकंड, C कहलाएगा थर्ड और D कहलाएगा फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है ना? तो अब जरा सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन दैट इट मींस दैट A/B इज इक्वल टू C/D, A फर्स्ट प्रोपोर्शन, B सेकंड प्रोपोर्शन, C थर्ड प्रोपोर्शन, D फोर्थ प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है इफ 4, स्टार, 9, 13 एंड 1/2 पूरी क्वांटिटी है आर इन प्रपोर्शन। तो पहले इसे सही कर लेते हैं। 13 एंड 1/2 का मतलब हो गया 27/2, 2 इंटू 13 प्लस 1। तो 4 अपॉन स्टार की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 अपॉन एक्स बराबर 9 अपॉन 27/2 को ऊपर लिख दे। 27/2 को मैंने ऊपर लिख दिया। तो अब जरा देखिए 9 3 जा कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 3/2 माने 12/2 का मतलब कितना आंसर आ गया? 6। आंसर हो गया ए। कह रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है। भाई फोर्थ प्रोपोर्शन माने लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x, गरीबों का सहारा x है हमारा। तो 2a स्क्वायर और c और लास्ट पे फोर्थ प्रोपोर्शन पे हो गया x। अब ये चारों क्वांटिटी किसमें हो गई? प्रपोर्शन में। तो 2a/a स्क्वायर बराबर C/x, एक a से a कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? AC/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? AC/2। नेक्स्ट, इफ 4 नंबर्स 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर इन प्रपोर्शन, x की वैल्यू पूछ रहा है, माने 1/2 रेशो 1/3 इज इक्वल टू 1/5 रेशो 1/x। अब जब रेशो के साइन को, ये रेशो माने डिवाइड का साइन, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला नंबर पलट जाएगा 3/1 और 1/5 इंटू में x/1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 3 जा 15/2। 15/2 माने C इज द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है इफ 12, 16, स्टार, 20 आर इन प्रपोर्शन, तो स्टार की वैल्यू पूछ रहा है, माने 12/16 इज इक्वल टू x/20। ये 4 जा, सॉरी ये 3 जा, ये 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 जा 60/4 का मतलब 15। ये हो गया आंसर 15। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन की। ये कहता है कि इफ ए बी सी आर इन प्रपोर्शन, अगर 3 क्वांटिटी प्रपोर्शन में है तो इसका मतलब एक ना एक क्वांटिटी कॉमन में रही होगी, जो दोनों रेशो में क्या रहेगी? कॉमन रहेगी। इट मींस A/B इज इक्वल टू क्या होगा? C/D तो हो नहीं सकता, B/D होगा, क्योंकि C तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है ना? यहां पे C आएगा, यहां A/B इज इक्वल टू क्या होगा? B/C के। D तो अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। बात समझ में आ गई? तो अगर A/B इज इक्वल टू B/C है, माने एक क्वांटिटी दोनों रेशो में क्या है? कॉमन है। तो ऐसे प्रपोर्शन को क्या कहते हैं? ऐसे रेशो को, प्रपोर्शन को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पे A जो है फर्स्ट प्रपोर्शन, C जो है वो थर्ड प्रपोर्शन, लेकिन B दोनों में कॉमन है तो क्या कहलाता है? मीन प्रपोर्शन। क्या कहलाएगा? मीन प्रपोर्शन। अब जरा देखिए दोनों फर्क क्या हुआ। अगर A B C D E F आर इन प्रपोर्शन है, सिर्फ प्रपोर्शन बोला है, तो A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F के होगा। लेकिन अगर इसने कहा A B C D E एंड F आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, तो A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू D/E इज इक्वल टू E/F के होगा।
तो ये क्वांटिटी वे में चलेगा, माने एक न एक क्वांटिटी हमेशा कॉमन रहेगी। बात समझ में आ गई? चलिए अगली बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन 1.4 एंड 5.6। अब देखिए आपके पास सिर्फ दो ही क्वांटिटी है, इसका मतलब कुल मिला के आपसे पूछा गया मीन प्रोपोर्शन, माने थर्ड पूछ रहा, वो मीन पूछ रहा है आपसे। तीन क्वांटिटी हो गई। तीन क्वांटिटी प्रोपोर्शन में कब होंगी? जब वो कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में होंगी। और मीन का मतलब कौन सा वाला पूछा है? बीच वाला पूछा है, माने 1.4 x 5.6 आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में होंगे। माने 1.4 अपॉन x बराबर x अपॉन 5.6, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1.4 इंटू 5.6, इसका अंडर रूट 2.8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2.8। या ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि मीन प्रोपोर्शन जो होगा वो अंडर रूट ऑफ फर्स्ट इंटू थर्ड के होगा। मीन प्रोपोर्शन हमेशा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट इंटू थर्ड के होगा। अगले वाले पे आ जाइए। हाँ जी सर, द नंबर 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये कह रहा है प्रोपोर्शन में नहीं है, नहीं होंगे साहब। वो कह रहा है द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, माने 42 की जगह ऐसा क्या रखे जिससे प्रोपोर्शन में हो जाए? तो 14 अपॉन 16 इज इक्वल टू 35 अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 35 इंटू 16 अपॉन 14। 4 की टेबल से कट गया, 5 जा, और ये हो जाएगा 2 8 जा, कितनी आ गई? 40। आंसर कितना हो गया? 40। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। तो सीधे सीधे मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का तो अंडर रूट एक्स आ गया, वाई स्क्वायर का वाई आ गया, 27 इंटू 12 कर लीजिए। 27 इंटू 12 जो निकल के आया उसका अंडर रूट माने 18, माने कुल मिला के क्या आ गया? 18xy इज द आंसर। वो कह रहा है नेक्स्ट द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब थर्ड नंबर पे हम एक्स रख ले रहे, तो 12 अपॉन 18 बराबर 18 अपॉन एक्स। x की वैल्यू आ गई 324 डिवाइड बाय 12, 324 डिवाइड बाय 12, 27 इज द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26, वो नंबर बताइए जिसका 26 से जो रेशियो है वही 6 का 13 से है। तो x अपॉन 26 बराबर 6 अपॉन 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। नन ऑफ दिस। 2 इंटू 6 करेंगे 12 आएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई दोस्तों? अब लास्ट में ये है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। ये कहता है कि इफ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन तो देन a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन डी। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन इन्वर्टेंडो, माने इसका इनवर्स b अपॉन a बराबर d अपॉन c होगा। b अपॉन a बराबर c अपॉन डी। देखिए ना, a अपॉन b बराबर c अपॉन डी है, तो b अपॉन a बराबर d अपॉन c होगा। ऑल्टरनेंडो में इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। कॉम्पोनेंडो में क्या करेंगे? +1 कर देंगे, माने a अपॉन b +1 बराबर c अपॉन d +1 के होगा। माने कुल मिला के a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी के होगा। तो ये हो गई कॉम्पोनेंडो की प्रॉपर्टी। देखिए जरा, ये कॉम्पोनेंडो। डिविडेंडो में जैसे +1 किया था वैसे -1 कर देंगे, तो a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी के होगा। अब बात करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के होगा। इसके अलावा दो प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूं। एक होती है एडेंडो, कि a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। और एक होती है सब्ट्राहेंडो, माने a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी इज इक्वल टू a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। ठीक है ना? तो ये क्या कहलाती है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन कहलाती है। बस
दोस्तों यहाँ पे आपका रेशो प्रोपोर्शन का पूरा रिवीजन हो चुका है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा answer over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।